आप लोग यहाँ पे आए हैं और मैं पहले अपने साथियों का परिचय करवा दूँ आपको कि हम लोग यहाँ पे कौन कौन हैं। मेरे बगल में बैठी है दीदी पटुला रावत, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि दीदी हर संघर्ष में आगे रहती है। और बगल में बैठी है मेरी बहन सुमन चमोला, और एक पीड़ित है, आपको पता है कि सुमन चमोला। और वो बहन वो है कि जो आपने आजकल सुना होगा LUCC का एक बहुत बड़ा स्कीम जो चला है, उससे पीड़ित है। उनके बगल में बैठे हैं मेरे भाई संजय बरतवाल जी, जो कम से कम 6 महीने से इस मुहिम को छेड़े हुए हैं कि मतलब हर जगह बराबर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मतलब इसमें क्या क्या हुआ, सब लोगों के साथ, पीड़ितों के साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं। और बगल में मेरी बहन है उषा रावत जी, जो वो भी LUCC से पीड़ित हैं, उनका भी इसमें काफ़ी निवेश है। और एक बहन हमारी अभी आने वाली है, उन्होंने काफ़ी मतलब इसको प्रमुखता से रखा हुआ है, वो है सरस्वती नेगी श्रीनगर से। वो कम से कम 70 या 72वां दिन होगा जो लगातार धरना पे बैठी हुई है। हमारा प्रेस को बुलाने का मेन ये था कि अभी वो बहन बता देगी, हम मुख्यमंत्री से भी हमारी वार्तालाप हुई थी, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया, वो बहन बताएगी। पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी LUCC है क्या चीज। मेरा नाम जयसिंह जुगतुआन इसका जो पूरा नाम है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये उत्तराखंड में, ये वैसे 3 राज्यों में चल रही थी, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, और वो तो सोसाइटी रजिस्टर्ड थी वहाँ पे। उत्तराखंड में जो चल रही थी, वो उत्तराखंड में जो चल रही थी वो चल रही थी NOC के थ्रू। NOC 6 जनवरी 2017 को उत्तराखंड सरकार ने NOC दे रखी है। वो यहाँ पे आती है। उसका जो मेन आदमी था, जो आदमी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, उसका नाम था गिरीश चंद्र बिष्ट। उन्होंने पहली जो सोसाइटी खोली है वो खोली है उन्होंने IDPL में, जो पहली ब्रांच खोली है। तो पहली ब्रांच जब वहाँ खोली तो इन्होंने लोगों के बीच में जाना चालू किया। इन्होंने उन लोगों को टारगेट किया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। सब्जी वाले को पकड़ लिया, दूध वाले को पकड़ लिया, गाय वाले को पकड़ लिया, उन्होंने तो ऐसे दिहाड़ी मजदूरी वालों को पकड़ लिया। उनसे उन्होंने RD और FD चालू करवा दी। फिर कुछ बहनें हमारी आ गई, उसमें कुछ आर्मी वाले भाई आ गए। तो इन्होंने उस जाल को ऐसा फैलाया कि भाई आप लोग यहाँ निवेश करो और आपको 4 साल 4.5 साल में दुगना होगा। तो फिर इन्होंने जब उसका पैसा निवेश करा तो बोला ऐसा निवेश मत करो, आप इसमें आपका कोड खोला जाएगा और कोड में क्या होगा कि आपको इसमें कमीशन भी मिलेगा। तो क्या है कि लोग फिर कमीशन के चक्कर में, आपको पता ही है, लालच के चक्कर में चलो हमें एक तो दुगना भी मिल रहा है और हमें 1000 रुपये में 100 रुपये कमीशन भी मिल रहा है। ऐसे ऐसे इन्होंने लोगों को जाल बिछाया, लोगों को इसमें जोड़ा। अब लोग क्या है कि सीधे साधे थोड़ा लोग, आपको पता है कि ये जो है इन्होंने ना हमारे जो पहाड़ी मूल के लोग हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया और लेडीजों को ज़्यादा टारगेट किया। तो इसमें इन्होंने लोगों को जोड़ के लालच देके 2017 से लेके 21-22 तक इन्होंने लोगों से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करवाया और लोगों की मेच्योरिटियाँ देती रही। इसमें इन्होंने ATM भी खोला। धीरे धीरे इन्होंने उत्तराखंड में 17 ब्रांचें खोली है। 37 ब्रांचें, अलग अलग जगह 37 ब्रांचें। और 37 ब्रांच में आपको ये बता दूं, आपके लिए सुन के ताजुब हो जाएगा आप लोगों को, इतना बड़ा स्कीम था कि जो इसके कर्ता धर्ता थे, जो गिरीश चंद्र बिष्ट बताते हैं, उर्मिला बिष्ट जो बड़े थे, इनके कम से कम 20 से 25 हजार रुपये पे आउट आता था पर मंथ का, नहीं सॉरी लाख का। तो इतना इन्होंने उसको अपने हिसाब से उसको बना रखा था, सीढ़ी बाई सीढ़ी कैसे जाना है इसको। और लोगों को ये बोला, ये मैं आपको कागज दिखाऊंगा, ये भारत सरकार की स्कीम है और भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के अंडर में है। इसमें मोदी जी की फोटो भी है, अमित शाह जी भी हैं। तो इसमें बोला कि ये भारत सरकार की स्कीम है, कृषि मंत्रालय के अंडर में है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और सॉरी प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जी हैं, ये लोग मतलब गांव की महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए ये तुम लोगों के लिए स्कीम है, स्पेशल तुम लोगों की स्कीम है। और इसमें कोई टैक्स भी नहीं है, ये टैक्स फ्री है और आप लोगों की आय को दुगना करने के लिए, जैसे वो बोलते हैं ना कि किसान की आय दुगना करेंगे, उज्ज्वला योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी। मैं LUCC में 2021
लॉकडाउन में जॉब जाने के बाद मुझे लगा कि ये सरल ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच मैनेजर द्वारा जो प्रोत्साहन हमें दिया गया कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है और जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं उन सब के लिए, गरीब महिलाओं के लिए रोजगार देने का एक जरिया है। ATP के तहत यहाँ टैक्स फ्री है। ये टोटली हमारे को ये बताया गया कि ये गवर्नमेंट ऑथराइज है। सचेत में जब हमने इसे चेक किया, आप लोगों को पता होगा सचेत RBI की वेरीफाइड वेबसाइट है, उसमें 639 नंबर पे ये LUCC मेंशन है। इस वजह से हम लोग इसमें जुड़े और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पहले की इन लोगों ने मैच्योरिटी भी दी है, पहले का कमीशन भी दिया है, लेकिन जो लोग हम 2021 के बाद जुड़े हैं टोटली हम लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि हम लोगों ने 3 साल की जो इसमें RDs FDs होती थी वो हमने करवाई, उसमें इन्होंने कमीशन भी कम कर दिया था और जो हमारे जो पैसे हैं वो नवंबर 2024 में मैच्योर होने थे और अक्टूबर 2024 में ये लोग इन्होंने सोसाइटी का सारा हिसाब किताब बंद कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब स्टार्टिंग में यहाँ पे बड़े बड़े सेमिनार्स होते थे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, तो यहाँ पे सारे लोगों को पता था। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी मीटिंग्स हो रही है, इतने लोगों की गैदरिंग कराई जा रही है, हमारी सरकारों को पता ना हो, हमारे लोकल इंटेलिजेंस को पता ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन इन सब ये इतना बड़ा स्कैम किसकी छत्र छाया में हुआ, ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार के कानों में क्या जूही रहेंगी? आप आज एक लोग मीडियम जो मिडिल क्लास है वो इतना पीड़ित है। आप भैया बता रहे थे 5 कैजुअलिटी हो गई है, मैं आपको बता रही हूँ सुमन विहार में, बाबूग्राम सुमन विहार में जिस दिन धनतेरस था उस दिन उर्मिला कृष्णन उनके हस्बैंड 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। ऑन द स्पॉट एक अंकल जी को अटैक पड़ा था क्योंकि उनका पैसा था वहाँ पे। उस बात को किसी मीडिया ने किसी ने हाईलाइट नहीं किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी मीडिया को इसके लिए सजग होना चाहिए, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। सरकारें कैसे जागेंगी? सरकारें तो चाहती हैं ये बात लगे, ब्रांच मैनेजर्स चाहते हैं बात लग जाए, लेकिन मिडिल क्लास कहाँ जाए जो असल में पीड़ित है? हम लोगों ने गरीबों का पैसा उठा के वहाँ उनको दिया है, सरकार के नाम पे दिया है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए और सरकार को लेनी चाहिए कि चाहे उसमें सरकार का दोष है या नहीं है। लोकल इंटेलिजेंस को पता था कि यहाँ से पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसमें सरकार को अवेयर रहना चाहिए था कहीं हमारे लोगों के साथ ठगी ना हो जाए। तो ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों की है, तब चाहे वो ये ब्रांच मैनेजरों से जांच करें या फिर ऊपर लेवल पे जांच करें। अमित शाह जी सहकारिता मंत्री हैं और हमें ये बताया गया था कि यह सहकारिता विभाग में रजिस्टर्ड है, पहले कृषि मंत्रालय में था, अभी सहकारिता मंत्रालय में चला गया है। तो अमित शाह जी को भी इसमें संज्ञान जरूर लेना चाहिए। पहले तो हमसे गलती नहीं हुई है, इनकेस हमसे हो भी गई है तो हम भारत के नागरिक हैं और हमारी हितों की रक्षा करना भारत सरकार की और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और या तो हम फिर घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हम दे कहाँ से पैसा? आप कहीं तो पैसा गया होगा, कहीं ना कहीं तो गया होगा जब हमने दिया है। हम तो कह रहे सबकी जांच करिए, हमसे गलती हुई है हमारी करिए, लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ब्रांच मैनेजर आराम से बैठे हैं। मैं कह रही हूँ कि ब्रांच मैनेजर जो सबसे छोटा भी था उसकी सैलरी 5 लाख के ऊपर थी। तो इस बात को तो सरकारों को समझ आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं करप्शन सीढ़ी पर सीढ़ी हुआ है, तो इसकी जांच करे सरकार। और जांच तो बहुत लंबी चलेगी, भारतीय न्याय प्रणाली का आप सबको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन सबसे पहले ये विचार करे, इस पर सोचे कि जो असल पीड़ित है उसका भुगतान कैसे हो और इसमें एक रोड मैप हो। हम जो है लगातार इसको 30 दिसंबर से हमने इसको इसके जो ये प्रक्रिया हुई इस इशू के बारे में इसकी तय तक पहुँचे। और अभी जैसे सर आपने कहा कि ये मतलब ये वेबसाइट में ये फ्रॉड कंपनी, ये भारत सरकार में 639 इसका है MSCS/CR 639/2012 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये पहले कृषि मंत्रालय में था, उसके बाद सहकारिता मंत्रालय में चला गया। हम वहाँ भी गए
वहाँ से भी देखा तो जब भारत सरकार के उसमें जब ये रजिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं उसमें मोदी जी और अमित शाह जी की फोटो के साथ दिखा रहे हैं, तो ये बताइए कि उसमें विश्वास कैसे न करें। दूसरी बात, इन्होंने ATM बंद करा और आपका एम्बुलेंस का करा, ATM से पैसे भी निकले, ATM से इन्होंने व्यवस्था एम्बुलेंस के घर घर मरीजों के साथ। तो इतनी बड़ी चीज़ को करने के लिए जब इन्होंने धरातल उतारा है तो उसमें कैसे हम विश्वास नहीं करें कि कंपनी सही है गलत है। नंबर एक सवाल आता है, इसलिए इन्होंने लोगों को इतना बड़ा वो गेम खेला इसमें कि इसमें आज की डेट में अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ को लेके जाते हैं कि यह वेबसाइट है और उत्तराखंड सरकार ने इसको अनामति दे रखी है, इसकी है संख्या 6938/अनापत्ति प्रमाण पत्र। उत्तराखंड सरकार के उसमें हमने या आप लोगों ने किसी ने दे दिया, आप उसको देख सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। जब इतनी चीज जनता के सामने जाएगी तो कौन विश्वास नहीं करेगा, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जब इन्होंने प्रोग्राम करे, इसमें इन्होंने 10 प्रोग्राम उत्तराखंड में करे, सेमिनार बोलते हैं जिसको, उसका नाम मैं आपको थोड़ा बता दूं कहाँ में नोट कर रहे हैं। नहीं सुनो आप इतना। दूसरी बात, मुझे तो जहाँ तक चाहे वो सरकारी तंत्र हो, चाहे इसमें शासन प्रशासन हो या चाहे हाई लेवल का हो, जब एक राज्य का नहीं है, ये कम से कम 7-8 राज्यों में हो रहा है। तो इसमें एक बहुत गंभीर सोचने वाली विषय है कि जब एक राज्य से तो चलेंगे कोई बात नहीं, लूट के चले कोई बात नहीं, एक कंपनी चोरी से चलेगी, 7-8 राज्य से माल सामान रुपये बाहर जा रहे हैं, उसमें सवाल उठता है कि कौन कौन से एजेंसी इसमें लिप्त है, चाहे सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार से हो, चाहे राज्य सरकार से हो, चाहे उसके अधिकारी हो जिन्होंने इनको परमिशन दे रखा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा कोई पैसा बाहर नहीं जा सकता है जो करोड़ों रुपए इन्होंने यहाँ से ले गए। आजकल तो पत्रकार बंधु हो, चाहे अगर एलआई पुलिस हो, अगर कोई भी चीज बाहर जाती है तो उसमें एकदम से पकड़ में आ जाती है कि इस गाड़ी में सामान गया। वो भाई साहब वो समझ। जनता के पास आवाज बुलंद नहीं होती। अभी हम लोग आप देखते कि लगातार देश में युद्ध चल रहा था, हमने देहरादून यहाँ पे नटराज में चक्का जाम किया, देहरादून के ब्रिज और चक्का जाम किया, श्रीनगर किया, सतलुज तमाम जगहों में हम लोगों ने चक्का जाम किया और हम लोगों ने ब्लड से खून से भरा पत्र भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भेजा है और धरना प्रदर्शन चल रहा है। श्रीनगर में आज 88 दिन हो गए, इसी केस में रायडीपुर में चल रहा है 25 दिन हो गए। कल हम लोगों ने देहरादून में शुरू कर दिया है पादे पार्क में और परसों 11 तारीख को हम लोगों ने ढोईवाले में शुरू कर दिया तहसील में और लगातार हम पूरे प्रदेश में ये धरना तहसील में शुरुआत करवाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब मामला आया, 1 जून को हमारा मुख्यमंत्री आवास पूछता तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है तो उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया है और 11 तारीख को हम लोग वार्ता में गए थे। हम लोग गए थे 10-11 लोग, लेकिन अंदर हम लोग को 4+1 मतलब हम 5 लोग गए थे और बहुत अच्छे से, मतलब क्षेत्रीय पार्टी से फिर आप सब लोग जानते होंगे मुझे, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी बात सुनी, इतनी अच्छे से बात सुनी कि मैं समझती हूँ कि वो हमारा काम जरूर करेंगे। उन्होंने तुरंत DGP साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा इसमें CBI और SIT की आप बताइए क्या जांच उचित रहेगी। उन्होंने वहाँ पे जो दलीप ज्वालकर हैं हमारे सहकारिता सचिव है जो, उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा इसमें कमेटी बनाइए। भारत सरकार के लिए उन्होंने अपने PRO से कहा कि भारत सरकार के लिए पत्र बनाइए, मैं 2-3 दिन में दिल्ली जा रहा हूँ और वहाँ पे भी पत्र दे के आऊँगा। तो निश्चित तौर पर वो बहुत पीड़ित है इस चीज़ से। माननीय मुख्यमंत्री जो प्रदेश के मुखिया हैं वो भी पीड़ित है कि हमारी पहाड़ की महिलाओं का जो ठगी की गई, इनका पैसा कैसे वापस दिया जाए। तो आगे हम लोग आपको बताइए, राज्य थाली में सस्कर नहीं मिला ना, सभी को पता है। 42 शहादत हुई है, हमारे साथ बलात्कार हुआ है और बड़ी शहादत के बाद ये राज्य बना है। तो उसी तर्ज पे आज जो NUCC है, ये लगभग जो पीड़ित महिलाएं हैं, हम किसी भी स्तर पे हमको जाना पड़ेगा। हम लोग इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़े आंदोलन की हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा 3 बार हमने मुख्यमंत्री आवास कूच कर लिया है। 8 मार्च को करा था और 8 मार्च को और कब किया था हम लोगों ने 8 अप्रैल 8 मार्च और 1 जून को हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। पूरी जनता का हमको समर्थन मिला उसमें, व्यापार मंडल, नारी शक्ति, युवा शक्ति, तमाम राजनीतिक संगठन हमें समर्थन मिला है। अभी हम लोग आगे की वही रणनीति करें, देखते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने हमें 10-20 दिन का टाइम दिया है, उसके बाद हम लोग इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जैसे 1994 में हुआ और उस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड जो सहकारी मंत्री है उनकी जिम्मेदारी उसकी। हम कुछ भी हद करने के लिए तैयार है इसमें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से 11 तारीख को हमारा एक शिष्टमंडल मिलने गया था। निश्चित तौर पे
बहुत अच्छा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और बहुत जल्दी इसमें वो निर्णय लेंगे और आगे अगर हमारे इसमें इन पीड़ित महिलाओं को जो भुगतान नहीं होता है तो जैसे 1994 में आंदोलन हुए उसके लिए हम लोग बाध्य होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आंदोलन के तर्ज पे राज्य मिला है और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं पीड़ित है और खासकर फौजी इसमें 80% मैं समझती हूँ कि सैनिक है। बोले था कि जिनकी ज़मीनें बिकी गई उन्होंने भी अपना पैसा लगाया है इसमें, जिनका टिहरी डैम का पैसा था उन्होंने भी पैसा इसमें लगाया है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और बहुत अच्छे से उनको सुना है उनकी बात को और वही है, हम लोग बहुत बड़े आंदोलन करेंगे, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर 20 दिन के अंदर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है, जो सहकारी मंत्री है उनको जो सचिव है उनको दी है, जो हमारे उत्तराखंड के डीजीपी साहब है उनको तत्काल उनको फ़ोन किया है। उन्होंने कहा है कि गंभीरता से इसमें जांच करिए, बहुत बड़ा घोटाला ये परहेज के अंदर हो चुका है। 800 करोड़ कोई कम नहीं होते हैं, इतना घोटाला करके कौन हमारे लोगों को लूट के ले गया है, तो वो भी बड़े चिंतित है इस मुद्दे के लिए। और समीर अग्रवाल उनका जो मेन हेड है वही था, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये कहा है कि इसमें एक ब्लू कॉर्नर होता है, रेड कॉर्नर होता है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे।